हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। एन आर्मी ऑफ पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर observes suspicious activity of two ships which are sailing towards it in the same direction। तो यहाँ पे आपका एक एरोप्लेन है और यहाँ आपकी दो शिप्स हैं, ये वाला शिप 1, ये शिप 2, और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है लेवल से, ग्राउंड के लेवल से या वाटर के लेवल से, जो ये एरोप्लेन जिस हाइट पे उड़ रहा है वो क्या है 1200 मीटर। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट जो होगी। ठीक है, फिगर आपको इस तरह से बना हुआ आएगा। और ये दोनों शिप्स क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों किस जा रही है, दोनों टूवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, या तो इधर जा रही है। ठीक है, एंड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू नेवी चीफ। तो उन्होंने क्या किया, उनको इन शिप्स में कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने आर्मी चीफ को इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वाली जो शिप है, इसका ऑब्जर्वेशन के लिए जो एंगल है यहाँ पे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, और इस वाली शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ शिप 2। तो हमें ये एरोप्लेन है, शिप 2 कौन सी है, ये वाली है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ए बी, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सी, और ये कर देते हैं डी। तो अभी हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ज़्यादा हमको फटाफट रफ के अंदर सॉल्व करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 30 है, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 60 है, तो ये भी आपका यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। इस वाले के लिए हम फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ शिप 2। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस तो यही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ पे हो गया हाइपोटेनियस, और हमें दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर। तो P अपॉन एच लेना है या H अपॉन P लेना है। तो साइन थीटा ले लेते हैं, P अपॉन एच होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे क्या है, बी सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2 इक्वल टू ए बी हमें दिया हुआ है 1200, और फाइंड हमें करना है बी सी। तो बी सी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, √3 इंटू बी सी इक्वल टू 1200 इंटू 2 हो गया। ये √3 भी इधर आ जाएगा, तो ये हो गया बी सी इक्वल टू 1200 इंटू 2, और ये डिवाइड में आ गया √3। तो 1200 इंटू 2 कितना हो गया, 2400 डिवाइडेड बाय √3, और मीटर डिस्टेंस है इसलिए। तो देखो कौन सा आंसर सही है। तो इसमें √3 यहाँ डिनोमिनेटर में ही है, तो हमें इसको आगे रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। तो ये आंसर हमारा राइट हो गया, 2400 डिवाइडेड बाय √3। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम शीप टू द इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ हमें क्या करना है, शीप की डिस्टेंस फाइंड करनी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से। तो इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम यहीं से मेजर करेंगे ना। अगर आपको कहे कि शिप 2 कितनी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पे, और शिप 1 कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल, ये पूरी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम शिप टू द इनिशियल पॉइंट। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है। तो इस वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है। तो ए डी फाइंड करना है, तो ये बेस हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। हम ए डी के लिए कौन सा वाला लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं tan। तो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, अब ट्रायंगल भी यहाँ पे लिख लो। इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया था, ताकि आप बाद में इजीली देख पाओ। इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया था ABC, और इसके लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABD। ABD ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके, तो tan ये एंगल ले रहे हैं 30 डिग्री पर। tan 30 क्या होता है, PBP परपेंडिकुलर यहाँ पे है AB, और बेस यहाँ पे है AD। तो tan 30 आपका क्या होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3। तो AB हमें दिया हुआ है 1200, और AD हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, AD इंटू 1 हो गया AD, और 1200 इंटू √3, तो ये हो गया 1200 √3 मीटर हो गया। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, 4th वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। अब इन दोनों शिप्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। ओके,
तो हमें इसके लिए सी डी फाइंड करना है। तो सी डी हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? सी डी फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई आपके पास ट्राइंगल नहीं है, ये वाला कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है कि आप इसमें इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। तो आप सोच रहे हो कि बी सी डी में हम ऐसे ही लगा के सॉल्व कर ले, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो आपको यहाँ पे सी डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो बेस आएगा आपका ए डी। तो ए डी में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ए डी में से हमें ए सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तब हमारा यहाँ पे सी डी आएगा। तो ए डी तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है? ए डी। अब हमें ए सी फाइंड करना है, तो ए डी माइनस ए सी करके सी डी आ जाएगा। तो ए सी फाइंड करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए सी फाइंड करने के लिए हम ए बी सी ट्राइंगल में सेम परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है। तो पी बी के लिए tan थीटा आता है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है 1200 और बेस कितना है यहाँ पे? ए सी। तो tan 60 आपका होता है √3 इक्वल टू 1200 अपॉन ये हो गया ए सी। तो ये यहाँ से आपका ए सी कितना आ जाएगा? ए सी आपका हो जाएगा ये √3 यहाँ आ जाएगा, ए सी वहाँ चला जाएगा। तो 1200 अपॉन आपका यहाँ पे √3 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए डी में देखो √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में, या तो यहीं पे रैशनलाइज कर लो या फिर बाद में एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो मुझे तो यहीं रैशनलाइज करना सही लग रहा है, तो मैंने यहाँ रैशनलाइज कर लिया। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1200 √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये कट गया 400। तो ये इक्वल टू आ गया आपका यहाँ से ए सी कितना आ गया आपका यहाँ पे? 400 √3। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना था, सी डी फाइंड करना ना, तो सी डी यहाँ से लिखते हैं। सी डी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? ए डी। तो ए डी कितना है आपका? 1200 √3 माइनस ए सी कितना है आपका यहाँ पे? 400 √3। तो √3 तो बाहर आ गया, कॉमन है, कॉमन ले लिया बाहर, फिर अंदर के बजाय 1200 में से 400 गया तो 800 बचा। यानी कि आंसर आपका यहाँ से कितना हो गया? 800 √3 मीटर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शिप 1 टू द एरोप्लेन। अब यहाँ से आपको जैसे हमने ये बी सी फाइंड किया ना, सेम आपको शिप 1 से एरोप्लेन की यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है वो हमें बतानी है। तो सेम आप यही वाला ट्राइंगल लोगे और हमें बी डी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? बी डी फाइंड करना है। तो बी डी फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है बी डी से? तो ये बन रहा है हमारा ए बी डी। तो ए बी डी ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे। ओके, हमने ए बी डी ट्राइंगल लिया। अब ए बी डी ट्राइंगल में हमें बी डी फाइंड करना, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो पी अपॉन एच ले सकते हो या एच अपॉन पी ले सकते हो। तो हम पी अपॉन एच लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमें वैल्यू पता है। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? 1200 और हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे? बी डी। तो साइन 30 कितना होता है? साइन थीटा 30 होता है 1/2 इक्वल टू 1200 अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी डी इंटू 1 बी डी हो गया, 1200 इंटू 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2400 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया? ये रहा फर्स्ट वाला। Now fifth, if observer move towards the perpendicular line, then angle of elevation क्या होगा? तो आपको angle of elevation का है ना, तो आप angle of elevation बना लो। तो चाहे ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर यहाँ है, लाइट की यहाँ पे वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ओके, इफ ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर। अब ये ऑब्जर्वर अभी तो यहाँ है, ये सन को देख रहा है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाए, आपको कितनी बार क्वेश्चन में कहा है ना, एक कार चल रही है वो चलते चलते यहाँ आ जाए, जैसे ये शिप है, इसी में भी देखता हूँ। अभी शिप यहाँ थी, यहाँ पे तो दो अलग अलग शिप है, लेकिन अभी शिप यहाँ थी, यहाँ से चलते चलते वो इस पॉइंट पे आ गई, तो एंगल क्या हुआ? देखो एंगल 30 डिग्री था, अब एंगल यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो टूवर्ड्स परपेंडिकुलर मतलब वो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की तरफ चलते इस तरफ आ रहा है। दूर जाएगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, पास आएगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर यहाँ शिप से ही देख रहे हैं, यहाँ से अगर शिप यहाँ आ गई तो 30 का 60 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एंगल, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर यहाँ पे क्या है? इंक्रीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको इन सबके पेपर के पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mahesh, a fireman, while throwing water on the fire of a burning house,
noticed a child in the first floor of burning house crying help. Mahesh at once tied a rope at the top of a pole near the burning house and its other end tied at the ground. He climbed the rope and from top of the pole picked the child and saved her life. If the height of the pole is 12 meter and angle made by the rope with ground is 30 degree, क्वेश्चन है, फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एक घर है जिसमें क्या हो गया, फायर लग गई है। अब ये फायरमैन आया, अब ये इसने क्या किया, इसके ऊपर पानी डाला। केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक केस दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ बर्निंग हाउस, वो इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि इस घर के जस्ट पास में एक पोल है इस तरह से, ठीक है, इस घर के जस्ट पास में एक पोल है, वहां पे उसने क्या किया, Mahesh at once tied a rope at the top of a pole near the burning house. तो इस घर के पास ये पोल है और इसके टॉप पे इसने क्या कर दिया, एक रोप को बांध दिया। और फिर he climbed the rope, अच्छा चलो, बर्निंग हाउस एंड इट्स अदर एंड, एक रस्सी को तो उसने यहाँ बांध दिया, अब इसका दूसरा मुंह होगा अदर एंड टाइड एट द ग्राउंड, और दूसरे को उसने यहाँ पे ग्राउंड, वो यहाँ तो बांधेगा नहीं, दूर ही बांधेगा ना, एक पोल के बिल्कुल पास तो बांधेगा नहीं, तो इस तरह से बांधेगा। ये हमारा हाउस है, हाउस के पास ये पोल है और यहाँ पे उसने ग्राउंड पे इसको इस तरह से टाइट बांध दिया, ठीक है। फिर और जो ये यहाँ पे, फिर उसने यहाँ से वो ऊपर गया और उसने चाइल्ड को उठाया और नीचे लेकर आ गया, उसने सेव कर लिया। अब उसने क्या कहा, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, यानी पोल की जो हाइट है वो 12 मीटर है, द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड, अब ये रोप यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी पोल हो गया और ये सी आपका यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे टाई किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे 5 इसके पार्ट है, इसमें से आपको 5 पार्ट के आंसर देने, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच कंसेप्ट इज यूज्ड इन द अबव कन्वर्सेशन, इस पूरे कन्वर्सेशन में कौन से कंसेप्ट का यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, हाइट एंड डिस्टेंस का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने चैप्टर 9 पढ़ा है ना, वहाँ पे इसी तरीके से आपको फिगर बनाना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आपका कौन से चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम है। ये हाइट है और ये ग्राउंड, और हम यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके और यहाँ पे हाइट भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। Calculate the distance covered by the fireman to reach the top of the pole. अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो फायरमैन है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की इस पोल तक जाने के लिए। तो उसने इस पोल तक जाने के लिए यहाँ पर AC डिस्टेंस कवर की, क्योंकि वो पोल के थ्रू नहीं गया, वो रोप के थ्रू गया। ये हमारी यहाँ पे रोप है जो उसने टाई की थी और ये हमारा यहाँ पे पोल है, तो वो किसके थ्रू गया, रोप के थ्रू गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें AC फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो P अपॉन H ले लो या H अपॉन P, तो मैं P अपॉन H ले रही हूँ। तो साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, इक्वल टू होगा आपका P अपॉन H हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका है 12 और हाइपोटेनस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो साइन 30 आपका कितना होता है, अभी जस्ट हमने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया 1/2, 12 अपॉन AC हो गया। तो दिस इम्प्लाइज AC आपका यहाँ पे हो गया 24 मीटर। तो यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फायरमैन एंड द बिल्डिंग। तो ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये होती है वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है BC। तो BC हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया है, तो P अपॉन B ले लो या B अपॉन यहाँ पे P ले लो। तो P अपॉन B अगर आप यहाँ पे लेते हो तो tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B होता है। तो परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो tan 30 आपका कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 12 अपॉन BC। तो दिस इम्प्लाई BC इंटू 1, BC हो गया 12 इंटू √3, 12√3 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 12√3 मीटर हो गया। ये हमारा सेकंड का आंसर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर। If fireman is standing just touching the building, then angle between building and fireman is। अगर फायरमैन यहाँ पे खड़ा हो जाए, देखो यहाँ खड़ा है, अगर फायरमैन यहाँ खड़ा है
और ऊपर की तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर वो चलते 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 पूरा यहीं पर आ जाए तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। ये लाइन तो पूरी यहाँ आ गई, अगर बिल्डिंग और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना। जैसे जैसे वो पास जाता जाएगा तो वो यहाँ पे क्या होता है, एंगल बड़ा 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 होता है, एक पॉइंट पे जाके आपका 0 हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कहा था ना, अगर टूवर्ड उसके जाएंगे बिल्डिंग के तो दूर जहाँ पे 30 धीरे 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 और बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा, एकदम से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों बिल्डिंग एंगल यहाँ पे बन किसके रहे, यहाँ ये आपका यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड की डिस्टेंस है। अगर ये धीरे 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 यहाँ आ गया, दोनों यहीं पे आ गए पॉइंट, बिल्डिंग भी यहीं, पोल भी यहीं है और फायरमैन भी यहीं खड़ा है, तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ we reduce the height of the building and the horizontal distance of firemen in the same ratio, अगर हम बिल्डिंग की हाइट को रिड्यूस करें, इफ वी रिड्यूस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फायरमैन, अगर हम बिल्डिंग की हाइट को और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको और इसको सेम रेशियो में हम इसको रिड्यूस करें, तो यहाँ पे क्या होगा, देन द एंगल मेक बाय द फायरमैन एंड द बिल्डिंग इज, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अभी जिस रेशियो में यहाँ पे ये है, ये 12 है और आपका BC यहाँ पे कितना आ रहा था, 12√3 आ रहा था। सेम रेशियो में अगर आप इसको 12 और 12√3 का अगर आप यहाँ पे रेशियो लो तो 1:√3 आता है। ये 12:12√3, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1:√3। अगर आप इस रेशियो को सेम रखोगे तो एंगल भी सेम, जो कि 1:√3 रेशियो पे आपका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो इस रेशियो को आप इसको यहाँ पे 15:15√3 कर लो, 30:30:30√3 कर लो, तो रेशियो सेम है तो एंगल आपका यहाँ पे सेम बनेगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे रेशियो हमारा सेम रह रहा है, चेंज आप कर रहे हो लेकिन सेम रख के रेशियो को रुक के चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ नेशनल कम्युनिकेशन एंड टेलीकास्टिंग टावर। ओके, a watchman standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एक वॉचमैन जो है वो एक टावर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अ वॉचमैन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, बैठा हुआ नहीं, अ वॉचमैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे पिक्चर में आपको बैठा हुआ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ इस हाईवे के ऊपर से जो कार जा रही है उनको वो वॉच कर रहा है। तो यहाँ ऊपर से ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ यहाँ पे कौन सा बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जब कार है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। और ये कार क्या कर रही है, टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये कार यहाँ थी पहले, अब धीरे धीरे करके इस टावर की तरफ आ रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड चेंज नहीं हो रही, 60 km/h की स्पीड से चल रही, तो उसी स्पीड से चल रही है। 2 minutes लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 2 मिनट के बाद में जब कार यहाँ पे थी, उसके बाद 2 मिनट के बाद में यहाँ पे कार अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गई, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। देन द वॉचमैन सस्पेक्ट्स दैट सम टेररिस्ट आर अप्रोचिंग द टावर। तो उसको लगा कि ये जो इसमें कार में कोई सस्पेक्ट है, कोई यहाँ पे टेररिस्ट है जो इस टावर के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इट नीड हाफ अ मिनट फॉर द वॉचमैन टू इन्फॉर्म द सिक्योरिटी स्टाफ टू बी ऑन द अलर्ट। तो उसको आधा मिनट लगा ये इन्फॉर्मेशन अपने सिक्योरिटी स्टाफ को पहुंचाने में। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो इसके बाद, ये तो रहा हमारा केस। अब इस केस से रिलेटेड हमारा फिगर कैसे बनेगा, तो वो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले ये टावर है, ठीक है, ये AB हम यहाँ पे टावर ले लेते हैं। इस टावर के ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जब इसने कार को देखा तो वो कार इतनी दूर थी, यहाँ पर थी। ओके, यहाँ पर थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार का कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है, फिर 2 मिनट के बाद में ये कार यहाँ से, पहले कार यहाँ पे थी तो इसको हम यहाँ पे C ले लेते हैं। ठीक है, अभी कार यहाँ पे थी, 2 मिनट के बाद में ये कार यहाँ से यहाँ आ गई।
ठीक है, डी पॉइंट पे आ गई। तो अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब चेंज कितना हो गया, 30 से अभी हो गया 60 डिग्री। तो मैंने आपको कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सेम होते हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर आपका लॉन्ग आंसर अगर आपको लिखना है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर चाहिए। तो ये 30 है, तो ये भी, जहां पर भी z बनता है वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये और ये एंगल सेम होते हैं। यहाँ पे भी ये z बन रहा है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है, तो ये भी आपका यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब C से D तक आने में उसको कितने मिनट लगे, 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमें और ना कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ एंगल दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए, और C से D तक आने में कितना टाइम लगा वो दिए हुए हैं। देखो, the angle of depression from object to the point on the ground and the angle of elevation of the same point on the ground to the same object is, क्या होंगे, सेम होंगे। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके सेम होते, तो सेम यही तो कहा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द, ऑब्जेक्ट का है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट एंड point on the ground and the angle of elevation of the same point on the ground to the same object, क्या होंगे, सेम होते हैं। तो यही बात, इक्वल डबल, तो ये इक्वल हो गए, इक्वल होंगे। अगर ये 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन यहाँ 30 है, ये ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर से ये ऑब्जेक्ट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ पे ये आपकी कार, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कौन रहेगा, ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ऑब्जर्वर आपका यहाँ चला गया और ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम कंडीशन में दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, इक्वल। फिर नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन में मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें आपका यहाँ पे ये जो आपका रिटर्न या फिर जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि सेम पॉइंट की बात हो रही है, ए से सी तक की बात हो रही है और सी से ए तक की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि ए से सी ले रहे हैं और फिर डी से ए ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे, तब चेंज हो जाएगा। सेम पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होते हैं। द एंगल ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि वो कौन सा एंगल है जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, और एंगल आपका किस किस में बीच बन रहा है, लाइन ऑफ साइट और का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी होती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होती है, ये ऑब्जर्वर यहाँ, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर आपका यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इनके बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो जाती है। तो ये भी लाइन ऑफ साइट है और ये भी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो अब ये किस किस के बीच में बनती है, ये आपकी बनती है यहाँ पे, ये लाइन ऑफ साइट आपकी सिर्फ ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में बनती है। तो या इनका, अब इसका एंगल किसके साथ बनता है, इसका एंगल बनता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के एंगल है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये लाइन ऑफ साइट, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, तो आपका एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, जो ऑब्जर्व यहाँ पे, ये आपको मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कराया है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब हमें इस तरह से बिलो और ओवर जब हॉरिजॉन्टल कहेंगे, तो जब यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ बात करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, नीचे की तरफ बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के तो आपका एंगल ऑफ यहाँ पे डिप्रेशन होगा। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया है, हॉरिजॉन्टल के बिलो भी नहीं दिया या उसके नीचे की तरफ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन कर दो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट होगा। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आएगी तो आपको यहाँ पे कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो की तरफ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम द कार विल टेक टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब इस कार को यहाँ पर आने में, ये यहाँ सी से डी तक आने में तो इसको 2 मिनट लगे, बट डी से बी तक आने में, यानी कि यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। अभी कार कहाँ पर है, डी पॉइंट पे खड़ी है ना, अब सी से तो ये डी पर आ गई, तो डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक सेकेंड,
ये वाला। तब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इस तरह के क्वेश्चन की, आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इतना सारा टाइम लगेगा। आप देखना ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, तो ये इसमें आप पूरा सॉल्व करके देखोगे तो आपको देखो यहाँ उस टाइम सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगे थे, तो डी से बी तक आने में 3 सेकंड लगे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल 30 और 60 का हो, जब एंगल ये 30 है और ये 60 है, तो जितना टाइम यहाँ लग रहा है ना उतना उसका हाफ टाइम यहाँ पे लगेगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये भी एंगल 30 है, एंगल ऑफ यहाँ पे फर्स्ट एंगल जब कार यहाँ थी तो 30 डिग्री है, सेकंड कार जब यहाँ आ गई तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सी से डी तक आने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो डी से बी तक आने में 1 मिनट लगेगा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना उसका हाफ टाइम यहाँ पे लगेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना अगर, तभी आपको एग्जाम में फटाफट से आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर आप इतना बड़ा वहाँ पे सॉल्व करके देखो और ये आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखना है तो मैंने आपको ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो ये यहाँ पे तरीका है देखने का कि ये एंगल यहाँ पे डबल हो रहे हैं तो टाइम यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड अ ट्री इज 10√3 मीटर। तो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन बॉल, तो यहाँ पे बॉल कहाँ है ये और ट्री कहाँ है ये, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10√3 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10√3 मीटर। एंड 1 पर्सन इज सिटिंग एट द टॉप सरफेस ऑफ अ ट्री, और एक पर्सन कहाँ है ट्री के टॉप पे बैठा हुआ है। फाइंड द एंगल इन विच द ऑब्जर्वर सी द बॉल। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये बॉल को जब देख रहा है तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। तो देखो ये है लेट की ये पर्सन जो है ट्री के, ये ट्री है और ट्री के यहाँ पे ये बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, और यहाँ पे आपकी बॉल है, ये बॉल यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो आपको कहा है इसकी यहाँ से यहाँ तक यहाँ जो डिस्टेंस है इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC। तो सी से बॉल से जो इस ट्री की डिस्टेंस है वो 10√3 है, और जो यहाँ पे ये ट्री की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। तो हमें बताना है यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, आप cot थीटा भी ले सकते हो B/P करके। तो परपेंडिकुलर 10 है और बेस आपका यहाँ पे 10√3 है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। तो 1/√3 आपका कहाँ पे आता है, 1/√3 में 10 की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होती है। तो थीटा tan सेम है, तो थीटा इक्वल टू भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि अगर यहाँ 30 रखोगे तभी तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल होंगे। तो थीटा आपका यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। नाउ नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अबव द टावर डिक्रीज देन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर। तो इसने क्या कहा है, देखो फिर से हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं सन का। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे बन रहा है, ये तो हो गया ABC, और ये क्या देख रहा है सन को देख रहा है, तो सन यहाँ पर है। अब इसने क्या, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अबव द टावर, टावर के ऊपर ये सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम हो रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम कब होता है, आप इसके पास पास जाओगे तो यहाँ पे कम होगा, लेकिन दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉरी, अगर ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट के पास पास जाएगा ना, तो आप यहाँ पे ये 30 है ना लेट के यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से दूर जाएगा तो एंगल यहाँ पे क्या होगा 30 है तो 20 10 ऐसे करके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अबव द टावर, अगर ये एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से दूर जा रहा है, देन लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ शेडो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखो, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है सन का वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, अगर इंक्रीज होता है तो जो सन की जो शेडो है ना वो डिक्रीज होती है। इनमें क्या होता है, वाइस अपोजिट रिलेशन होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ एक चीज यहाँ पे याद रख लो, एक डेफिनेशन आप यहाँ पे याद रख लो कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन का जो है सन का वो इंक्रीज होगा, यानी 0 to 90 की तरफ जाएगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो बढ़ेगा, तो लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज होगी। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर दिन के 12 बजे की अगर हम बात करें तो जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो हमारी शेडो क्या होती है, एकदम छोटी होती है, बिल्कुल सर के ऊपर सन है। अगर हमारे आगे या पीछे की तरफ होता है तो शेडो बड़ी होती है। तो सेम इसमें यहाँ पर भी है। तो अगर ये इसका
एंगल कम होता जा रहा है तो शेडो की लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर सन अभी आपका यहाँ पर है तो यहाँ सन अभी स्टार्ट करा, ठीक है, सन अगर यहाँ पर है तो ये टावर यहाँ, इसकी शेडो अभी क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन सन धीरे धीरे अगर ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे सन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आ गया, तो शेडो इसकी क्या धीरे धीरे पास होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी हम 0 to 90 देखते हैं यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद तो वो नीचे जाएगा तो शेडो इस तरफ आ जाएगी। तो जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 0 to 90 डिग्री तक जाएगा तो इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे क्या करती जाएगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल ऊपर जाएगा तो शेडो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये रिलेशन होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अब 90 से कम हो रहा है। जब सब सनसेट की तरफ जा रहा है तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा, ये जैसे यहाँ 90 था तो शेडो बिल्कुल नहीं है, 90 से नीचे जाएगा तो शेडो थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर और नीचे जाएगा, शेडो और बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सपोज देर आर 2 विंडोज इन अ हाउस। तो देखो यहाँ पे हम फिगर भी बनाते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, हाउस है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 विंडो है। अ विंडो ऑफ द हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड अदर विंडो इज 3 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। तो यहाँ पे 2 विंडो है, एक विंडो हम यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरी विंडो को हम कहाँ करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक विंडो हमने यहाँ ले ली, एक विंडो हमने यहाँ ले ली। ओके फिर तो ये वाली विंडो जो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे, और दूसरी जो विंडो है ना वो ग्राउंड से नहीं, इस विंडो से 3 मीटर हाइट पे, ठीक है। अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इनसाइड द 2 विंडोज। अनिल और संजीव इन दोनों विंडो के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, अंदर की तरफ। At an instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed as 45 degree and 30 degree respectively. तो अब बलून कहाँ आएगा, बलून इनसे ऊपर बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। तो इन्होंने कहा है एंगल ऑफ कौन सा, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है। इसका मतलब बलून इनसे हाइट पर है। बलून, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कौन है, बलून है, ठीक है, बलून यहाँ पे, और ये दोनों उसको देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन होगा। तो ये जब इसको देख रहा है, तो जब भी आप कोई एंगल बनाते हो, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और उसके बाद आपकी क्या बनती है, लाइन ऑफ साइट बनती है। अब ये बलून को देख रहा है ना, तो ये लाइन ऑफ साइट। अब दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी बलून को देख रहा है तो इसके लिए भी पहले क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और ये आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो अब दोनों के एंगल क्या है, तो जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका एंगल कौन सा है। अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इनसाइड द 2 विंडोज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व्ड एट 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप कौन सा 30 लेंगे, कौन सा 45 लेंगे। आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा है कि फर्स्ट विंडो वाला 30, सेकंड विंडो वाला 30 है, 45 है। तो आप यहाँ पे देखो, दोनों में से आपको कौन सा एंगल छोटा लग रहा है, तो ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री लेना है, ओके। और ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है ना, फिगर बना के पता चल रहा है, ये हो गया 45। इसका बाद में मैं रीजन भी बताऊंगी, ठीक है, इसको कि ये 30 क्यों है, ये 45 क्यों है। जो नियर होता है ना उसका एंगल छोटा होता है, जो फार होता है उसका एंगल यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये एंगल, ये वाला जो विंडो में बैठा है ये बलून के पास है ना, तो छोटा एंगल बनाएगा। ये वाला बलून से दूर है ना, तो ये बड़ा एंगल बनाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या करना है, इस बलून की ग्राउंड से हाइट आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देखो, ये लाइन, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका ग्राउंड है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये वर्टिकल लाइन है, ये हाउस बना हुआ है तो वर्टिकल है, पूरा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, और ये बलून भी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये साइड इस साइड की क्या होगी, यहाँ पे पैरेलल होगी। तो ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी आपका यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको नेमिंग कर लेते हैं अब हम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ए बी, और फिर आपका यहाँ पे C D E F, और ये हमने यहाँ पे ले लिया G। तो ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब हमें सिर्फ ये चीज GD यहाँ पे फाइंड करना है। GD फाइंड करते ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये बलून की यहाँ से यहाँ तक हाइट आ जाएगी। ओके, तो अब किसको फाइंड करें? तो अगर मैं इस वाले, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ तो मुझे इस ट्राइंगल में सिर्फ एंगल पता है, यहाँ पे एक भी साइड कोई नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब लगाते हैं? जब आपको साइड भी पता हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस सबके कॉमन है। देखो इस ट्राइंगल को हम देखते हैं या इस ट्राइंगल को हम देखते हैं, तो सबके बेस कॉमन है, तो बेस को इक्वेट कर सकते हैं हम, दोनों के लिए इक्वल है ना। अगर GD आपका 5 मीटर आता है तो EC भी आपका 5 मीटर आएगा, ठीक है, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बेस को हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं और एक हम बेस को रखते हैं। तो बेस हो गया परपेंडिकुलर, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे है GDF, GDF में हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, और बेस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो सॉल्व करने की स्पेस नहीं था, फिर से फिगर मैंने यहाँ पे बना लिया। तो इन ट्राइंगल GDF में मैंने अभी आपको यही कहा, हमें ये फाइंड करना है, और ये बेस हमने कॉमन लिया है क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए जो कॉमन है उससे इक्वेट करना इजी रहता है। तो बेस और परपेंडिकुलर के अंदर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा आपका 30 डिग्री, ये क्या होता है, P/B होता है। तो P आपका यहाँ पे कौन है, इसके लिए P आपका सिर्फ, इसको हम H ले लेते हैं, दोनों के लिए इक्वेट करना ना, H ले लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया H, और बेस आपका यहाँ पे हो गया, इसको X ले लेते हैं। सबके लिए सेम है ना, तो अलग अलग लिखने से अच्छा इसको हम यहाँ पे X ले लेते हैं। तो ये हो गया H/X हो गया। तो tan 30 आपका कितना होता है, tan 30 हमारा होता है 1/√3 = H/X हो गया। H हमें फाइंड करना है ना, तो H को तो इक्वेट कर नहीं सकते, तो हम X के इक्वल ले लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X = ये आपका यहाँ पे हो गया √3H हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ अब दूसरा तरीका देखो, मैं आपको बता दूँ, ये tan 45 है ना, ये इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। यहाँ से तो हमारे पास H आया नहीं, हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट मेथड है कि ये जब भी एंगल 45 हो ना, तो जितना यहाँ पे होगा ना उतना ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर आपके सेम हो जाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कितना, 3 + H। ये फटाफट सॉल्व करने का तरीका है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ ना, देखो ये इतना आएगा, X = बेस आपका X है ना, तो परपेंडिकुलर आपका सेम आएगा, 3 + H के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, X = 3 + H हो जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करके बनाते हो। ट्राइंगल कौन सा है, GCE। इन ट्राइंगल G, जब 45 देखते ही tan के अंदर ओनली, हाँ दूसरे कोई नहीं, सिर्फ tan 45 1 होता है, इसीलिए पर बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाते हैं। तो tan 45 = P/B होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 3 + H आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से तक H है, तो ये 3 + H हो गया। और बेस आपका यहाँ पे X आ जाएगा। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो = 3 + H/X हो गया। तो ये X को उधर ले जाओ, तो X = 3 + H हो गया। आया ना सेम। तो एग्जाम में अगर इस तरह से 45 को रिलेटेड कोई भी एंगल आता है, तो सीधा बेस और परपेंडिकुलर को आप यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल कर दो। अब ये भी X के इक्वल है, ये भी X के इक्वल है, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो फिर हम इसको इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि MCQs में तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, जितना शॉर्ट हो उतना करो आप। तो √3H = आपका 3 + H हो गया। तो इस H को उधर लेके चले जाते हैं, तो √3H प्लस का H उधर करके माइनस का H हो गया, = 3 हो गया। तो H कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो गया, = 3। H चाहिए तो H = 3/√3 - 1 हो गया। तो H = 3/√3 क्या होता है, 1 पॉइंट। देखो हम डेसिमल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट में है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में। तो 1.732 - 1 है, तो ये 3 हो गया। 1.732 में से 1 गया तो 0.732 बचा। तो डेसिमल हटा के ऊपर 3 0 लग गए। अब आप इससे जब डिवाइड करके देखोगे ना, तो ये आपका 4.098 इस तरह से कुछ आएगा। तो एक सेकेंड, ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। सिंपल डिवाइड है, साइड में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है H हमारा मतलब कि ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.09 और 8 मीटर आ रहा है। लेकिन अब हमें इसमें क्या कहता कि फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी। तो 4 5 6 7 8, और अगर हम यहाँ पे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 8 ही हो रहा है, तो 8.5 है, तो 8.598 आ रहा है। तो 8 से आंसर आपका ये वाला है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 8.598 आ रहा है, तो अगर इसको अप्रॉक्स करोगे तो 8.6 ही तो होगा। अमंग अनिल एंड संजीव हु इज मोर क्लोजर टू द बलून। तो आपको यहाँ पे क्या, अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इनसाइड द 2 विंडो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व। तो अनिल 45 पे बैठा है, तो यहाँ पे देखो अनिल, क्योंकि जब
जो पहले अनिल का नाम है और पहले अनिल का आएंगे, तो 45 यहाँ से बन रहा है, तो अनिल यहाँ पर बैठा है और संजीव कहाँ बैठा है, एफ पॉइंट पर बैठा है। ठीक है, तो अमंग अनिल एंड संजीव हु इज मोर क्लोजर टू द बलून, तो दोनों में से कौन इस बलून के ज्यादा क्लोजर है, तो आप यहाँ पे देखो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यहाँ पे स्मॉल एंगल बनाएगा वो उसके पास होगा, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल कौन बना रहा है, संजीव बना रहा है ना, तो संजीव इज मोर क्लोजर टू द बलून। इफ द बलून इज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग देन विल बोथ द एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम, अगर ये बलून जो है ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ है, यहाँ बिल्डिंग है ना, अगर ये बलून यहाँ से उड़ के इस तरफ पास पास आ रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे अगर ये कार, जैसे ये कार है यहाँ पे और पास पास आती जाएगी तो एंगल बड़ा होता जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अभी आपको कार वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, कार यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद कार आपकी यहाँ आ जाएगी, तो एंगल पहले 30 था फिर वो 60 कर देती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका सेम रहेगा, तो नो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि हमें यस नो ही पूछा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आंसर आएगा नो, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन जब पास में आते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ एनी टावर इज डबल एंड द डिस्टेंस, अब ये टावर वाला क्वेश्चन है ना, तो ये टावर वाला यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। If the height of any tower is double and the distance between the observer and the foot of the tower is also double, then the angle of elevation, तो आप यहाँ पे देखो, if the height of any tower, ये height है any tower, is double and the distance between the observer, ये observer यहाँ है, and the foot of the tower, foot of the tower यहाँ है, मतलब कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, ये थीटा है, अभी इसको आप यहाँ से डबल कर दो, इसको भी यहाँ से डबल कर दो, तो एंगल यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आपने सेम कहा है, ये 2 था, ये जितना भी था उसका डबल कर दिया, ये जितना भी था उसका डबल कर दिया, तो थीटा आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पे क्या हुए, डबल हुए। आप यहाँ पे कहाँ एंड फुट, ये बिना डबल। ठीक है, पी और बी में रिलेशन यही होता है। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे। फिर आप यहाँ देखो, सपोज अ टावर एंड अ पोल, तो ये आपका यहाँ पे टावर हो गया, ये पोल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ द पोल इज θ1, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऑब्जर्वर यहाँ है θ1 है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ पोल टू द टॉप ऑफ द टावर, तो ये इसके फर्स्ट वाला एंगल आपका यहाँ कहाँ, यहाँ पे था बॉटम ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द, बॉटम ऑफ द पोल से टॉप ऑफ द टावर, और दूसरा एंगल टॉप ऑफ द पोल से टॉप ऑफ द टावर, तो ये एंगल कितना है, आप खुद बताओ। यहाँ पे ये अगर सेम यही फिगर है तो कौन सा एंगल यहाँ पे, जो ऑब्जर्व, जो यहाँ पे क्या होगा, जो पास में होगा, जो पर्सन या जो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे पास में होगा उसका एंगल छोटा होगा, और जो दूर है उसका एंगल बड़ा होगा, तो यहाँ पे θ1 दूर है ना, तो θ1 आपका बड़ा होगा θ2 से। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको बुक में नहीं, बुक में आपने देखी, थ्योरेटिकल में देखी होगी, लेकिन ये चीज आपके लिए, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं ये वाला क्वेश्चन ले लें, चाहे हम ये वाला क्वेश्चन ले लें, चाहे हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जो पास में होता है उसका एंगल छोटा होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन में जो एंगल जहाँ पे जो पास होगा, इसको ऑब्जर्वर जो पास में होगा, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वहां से ऑब्जर्वर जो पास होगा उसका एंगल छोटा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल बड़ा होगा। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।